माय प्रोफेसर हस्बैंड कशिश काफी देर से पढ़ाई कर रही थी। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके थे, इसलिए उसे हल्की नींद आने लगी थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब स्टडी टेबल पर अपना सिर रखकर सो गई। उसे झपकी लग गई थी और वह एकदम से जाग गई। उसने इधर-उधर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। नींद से जागने के बाद वह जम्हाई लेते हुए बोली, मैं सो गई थी क्या, मुझे पता भी नहीं चला। कॉफी पीने का मन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बनाकर नहीं देगा। खुद ही जाकर बनानी होगी। इतना बोलते हुए कशिश उठकर खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। वह चुपचाप सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई और बिना किसी और की तरफ देखे किचन में चली गई। लिविंग एरिया में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वे कौन थे? कशिश ने इतना भी ध्यान नहीं दिया और ना ही वहां पर ज्यादा देर रुकी। किचन में आई तो उसने देखा कि वहां पर घर की जो हाउस हेल्प थी, वह थोड़ी अधेड़ उम्र की औरत थी। उनकी उम्र यही कोई 22 या 25 के बीच में होगी। उन्हें देखते ही कशिश ने उनसे कहा, आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कॉफी के लिए दूध कहाँ पर है? कशिश की बात सुनते ही उन्होंने कशिश को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, दूध तो फ्रिज में ही होता है और कॉफी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम नहीं पीते हैं, ना ही बनाते हैं। जिसको बनाना होता है, अपनी कॉफी खुद ही बना लेता है। आंटी ने अपनी ही भाषा में यह सब बोला, तो फिर कशिश ने भी उनसे और कुछ नहीं पूछा। उसने जाकर चुपचाप फ्रिज से दूध निकाला और फिर कॉफी का डिब्बा ढूंढने लगी। कुछ देर के बाद ही उसे कॉफी का डिब्बा मिल गया, तो उसने अपने लिए कॉफी बनाई और एक कप में निकालकर वह अपना कॉफी का मग लेकर अपने रूम में वापस आने लगी। वह जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने वाली थी, पीछे से चाची ने उसे देख लिया और उसे ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो महारानी जी अभी तक इसी घर में हो। मुझे तो लगा कहीं अपने मायके वापस ना चली गई हो। तुम कब से तो नजर नहीं आई? भूल जाती हो क्या, इस घर में तुम अकेली नहीं हो और सब लोग भी हैं जो तुम्हारा परिवार है। कुछ तो फर्ज जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी भी हम सबके लिए। इस बात पर कशिश कुछ भी बोल पाती, उससे पहले ही स्वाति वहां पर आ गई और उसने अपनी चाची से कहा, चाची, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है ना, भाई सुबह क्या बोलकर गए थे, कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। फिर आप क्यों उन्हें बेवजह की बातें सुना रही हैं? स्वाति ने जैसे ही विराज का नाम लिया, तो उनकी चाची भी एकदम चुप हो गई, क्योंकि सब विराज के गुस्से से वाकिफ थे और कोई भी घर में उसकी बात नहीं टालता था। स्वाति के वहां पर आ जाने से चाची का मुंह बन गया था और फिर वह कशिश की तरफ से बोल रही थी, तो कशिश ने थोड़ी राहत की सांस ली। स्वाति ने आगे आते हुए कहा, भाभी, आप क्यों यहाँ पर आई? अगर आपको कॉफी चाहिए थी तो मुझे कॉल करके बोल देती। मैं कॉफी आपके रूम में ही ले आती या फिर किसी से भिजवा देती। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए था। आखिरी लाइन स्वाति ने जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कही, जिससे कि वहां पीछे खड़ी हुई चाची को भी ये बात सुनाई दे जाए कि कशिश की तबीयत सच में ठीक नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर चाची ने कहा, हाँ हाँ, अभी तो बहुत प्यार है ननद और भाभी में। देखती हूँ कितने दिनों तक रहता है। इतना बोलकर वह अपनी आंखें नचाते हुए वहां से चली गई और कशिश का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया चाची की ऐसी बातों पर। फिर उसने स्वाति की तरफ देखा और कहा, स्वाति दीदी, क्या मैं सच में कुछ गलत कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं पता और यहाँ पर सब लोग मुझसे नाराज ही रहते हैं, खासकर चाची। कशिश ने स्वाति से पूछा तो स्वाति ने कहा, अरे भाभी, मैंने आपसे कहा था ना उनकी बातों पर ध्यान ना दो और अगली बार कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मेरा नंबर आपके फोन में है। स्वाति ने उसे समझाया तो कशिश ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वापस सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे में आने के बाद कशिश ने कॉफी पीते हुए दोबारा से अपनी किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और वह ध्यान से एक टॉपिक रिवाइज कर रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। कशिश ने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग साइड में रखकर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, तो स्क्रीन पर प्रतीक कॉलेज फ्रेंड लिखा हुआ था और उसे देखते ही कशिश ने कहा, यह मुझे क्यों कॉल कर रहा है? और पता नहीं क्यों साली ने इसे मेरा नंबर दे दिया था। मैंने तो कभी इसे अपना नंबर नहीं दिया था। शालिनी ने। कशिश उसका फोन रिसीव नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फोन वैसे ही रिंग होने दिया और उसे इग्नोर करते हुए अपनी कॉफी खत्म करने लगी और तब तक फोन बजना भी बंद हो गया। तो कशिश ने थोड़ी राहत की सांस ली और वह दोबारा से जैसे ही पढ़ने बैठी
फिर से उसका मोबाइल फोन रिंग होने लगा और इस बार फिर से प्रतीक का ही कॉल था। तो कशिश को समझ आ गया कि वह जब तक कॉल रिसीव करके उसे दो चार बातें नहीं सुना देगी, तब तक वह उसे कॉल करना बंद नहीं करेगा। इसलिए आखिर गुस्से में कश ने उसकी कॉल रिसीव कर ली और एकदम से कहा, क्या है तुम्हें? समझ नहीं आता है, अगर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वह इंसान बिजी होगा। सब लोग तुम्हारी तरह फालतू नहीं होते। कशिश ने काफी गुस्से में ये सारी बातें कही थीं और दूसरी तरफ से प्रतीक को भी समझ आ गया था कि कशिश थोड़े गुस्से में है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि कशिश के गुस्से की वजह क्या है। उसे लगा शायद कशिश किसी प्रॉब्लम या टेंशन में है, तो उसने बहुत ही अपनापन जताते हुए कहा, आई एम सॉरी। वैसे किस चीज में बिजी थी तुम? मुझे बता सकती हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही कशिश ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिलहाल तो मुझे कॉल मत करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। इतना बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से प्रतीक की आवाज आई, हे, मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं कॉल नहीं करूंगा। कशिश के हाथ रुक गए और उसने एकदम से कहा, क्या है? बोलो लेकिन जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। कशिश को पता था प्रतीक उसे पसंद करता है और कितनी बार वह उसे प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन कशिश ने हमेशा ही उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसे पूरी तरह से ये बात क्लियर कर चुकी थी कि वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतीक नहीं मानता था और अपनी तरफ से कोशिश करता रहता था, और उसकी ये कोशिश अब कशिश के लिए सरदर्द बन चुकी थी। कशिश ने जैसे ही उसे बोलने को कहा, तो प्रतीक काफी खुश हो गया। उसने कहा, हाँ थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए, कशिश। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम क्यों नहीं आ रही हो? पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हारा इतना वेट करता हूँ यहाँ पर, और तुम्हारे बिना ना मुझे कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरा मन भी नहीं करता कॉलेज जाने का। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे घर पर, या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या रीजन है आखिर? प्रतीक ने उससे एक ही बार में ये सारे सवाल पूछे, तो कशिश ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, बस हो गया तुम्हारा, या फिर और भी कुछ बचा है? मैं आऊं या ना आऊं तुम्हें इससे क्या? मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें तो कभी नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम मेरे लिए कॉलेज आते हो या फिर पढ़ने? जो मेरे बिना मन नहीं लगता तुम्हारा, मैं कौन सा तुम्हें एंटरटेन करती हूँ? कशिश फिर से उसी तरह गुस्से में आ गई थी, लेकिन प्रतीक को जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वह उसकी फोन पर आवाज सुनकर ही बहुत खुश था। उसने एकदम से कहा, हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए ही कॉलेज जाता हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? इतनी बार तो बता चुका हूँ। तुम क्यों ऐसे नाराज रहती हो मुझसे? बताओ मैंने क्या गलत किया है? क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करती? बताओ तुम्हें मुझ में क्या नहीं पसंद? मैं वह करना छोड़ दूंगा और खुद को चेंज करने की भी कोशिश करूंगा। उसकी ये बात सुनकर कशिश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसकी पकड़ मोबाइल फोन पर एकदम मजबूत हो गई, और उसने कहा, देखो, ये सब बेकार की बातें करना बंद करो। कोई जरूरत नहीं है खुद को मेरे लिए या किसी के लिए भी चेंज करने की। जैसे हो ठीक हो, बस तुम्हें लोगों की बात समझना सीखना चाहिए। अगर मैं मना कर रही हूँ कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों नहीं समझ आता, और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई और है। कशिश का इतना कहना था कि प्रतीक एकदम शॉक्ड हो गया और उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हो, है ना? कशिश अब उससे और भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, बस यही सच है। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वह अब प्रतीक से ज्यादा डील नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वह अक्सर उसे इग्नोर कर देती थी। उसने तुरंत ही प्रतीक का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला, जिससे कि वह उसे दोबारा कॉल और मैसेज ना कर सके, और उसने अपने आप से कहा, सच में बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। इतना बोलते हुए वह दोनों हाथ अपने सिर पर ही रखे हुए थी, और तभी कमरे का दरवाजा खुला और एकदम से विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हो गया? कौन है तुम्हारा सिरदर्द? मुझे भी बताओ जरा, शायद मैं दूर कर दूं। विराज ने अंदर आते हुए कहा,
क्योंकि उसने कशिश की आखिरी बात सुन ली थी, बाकी और कुछ सुन नहीं पाया था, तो कशिश ने उसे देखते ही एकदम से डरकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप वापस आ गए कॉलेज से, और आपने तो कहा था जल्दी आएंगे, लेकिन अब तो 7 बज रहे हैं। कशिश ने जैसे शिकायत करते हुए कहा, तो विराज उसके सामने बैठ गया और अपने शूज निकालते हुए बोला, हाँ, वह पिछले हफ्ते भी मैंने छुट्टी ली थी और फिर कल भी नहीं गया था, तो काफी काम हो गया था। बस वही सब निपटा रहा था, उसी में थोड़ा टाइम लग गया। सॉरी। तुम ठीक हो ना? इतना बोलते हुए उसने कशिश की तरफ देखा, तो कशिश ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ, मैं पहले से ठीक हूँ। मैंने अपनी सारी दवाइयां भी ले लीं। फिर भी सिर दर्द नहीं गया क्या? विराज ने एकदम से पूछा, तो कशिश ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, वह ठीक है। वह बस मैं काफी टाइम से पढ़ाई कर रही थी, शायद इसलिए ही। कशिश ने बहाना बनाते हुए कहा, क्योंकि वह प्रतीक के बारे में विराज को नहीं बताना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रतीक की वजह से उसके और विराज के बीच में कोई भी गलतफहमी या फिर दूरियां आएं, और प्रतीक को वह अपनी लाइफ में इतनी अहमियत भी नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा उसे इतना तो समझ आ चुका था कि विराज भी प्रतीक को कुछ खास पसंद नहीं करता है। कशिश की बात सुनकर विराज ने कहा, ठीक है, तुम बता देना, मैं तुम्हारी स्टडीज में भी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं पहले चेंज करके आता हूँ, फिर बताना कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। कशिश ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और विराज चेंज करने के लिए चला गया, और उसके जाते ही कशिश भी अपनी जगह से उठी और अपना मोबाइल फोन लेकर वह चार्जिंग पर लगाने के लिए चली गई। उसने अपना मोबाइल फोन जैसे ही बेड साइड टेबल पर चार्जिंग लगाकर रखा, वैसे ही उसकी नजर उस वाइट कलर के लिफाफे पर पड़ी। कशिश ने तुरंत ही वो लिफाफा अपने हाथ में उठाया और खुश होते हुए बोली, मुझे अभी इस बारे में विराज से बात करनी होगी। पहले बाकी सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। वैसे भी पढ़ाई तो मैंने कर ही ली है, आज अच्छी खासी। ये बात बोलते हुए कशिश वो एनवेलप अपने हाथ में पकड़कर ही बैठ गई, और जैसे ही विराज चेंज करके निकल कर आया, कशिश तुरंत ही एकदम से उसके सामने आई, और विराज ने उसे देखा नहीं। वह तो तौलिया से अपना चेहरा पोंछ रहा था, और एकदम ही कशिश उससे टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि विराज ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ लिया और संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? ऐसे क्यों भाग रही हो कमरे में? विराज के इस सवाल पर कशिश ने कहा, वो मैं तो आपके पास ही आ रही थी। कशिश ने एकदम से कहा, तो विराज ने शरारत भरी नजरों से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, और कशिश ने तुरंत ही अपनी पलकें नीचे झुका लीं, क्योंकि अब उसे भी अपनी बात का मतलब समझ आ चुका था। उसने कहा, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ये। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो लिफाफा विराज की तरफ बढ़ा दिया। तो विराज ने कहा, इसमें क्या है? विराज ने थोड़ा कंफ्यूजन से उस लिफाफे की तरफ देखते हुए पूछा, तो कशिश ने कहा, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए ना। वह काफी खुश और एक्साइटेड लग रही थी इस बारे में विराज को बताने के लिए, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, और वो लिफाफा विराज के हाथ में थमा दिया। विराज ने तुरंत ही वो एनवेलप खोल कर देखा, और उसमें अंदर रखा हुआ गिफ्ट कार्ड निकाल कर पढ़ने लगा, जिस पर एक नोट प्रिंट था और साथ में थी 2 प्लेन टिकट। विराज को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने एकदम से पूछा, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसी ने गिफ्ट दिया है क्या? हनीमून पैकेज? कशिश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, गिफ्ट ही है, लेकिन किसी ने दिया नहीं। वो हमने जीता था ना उस दिन होटल में, जहां हम डिनर करने गए थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।